इतिहास में ना कुछ समुदायों का नाम सुनते ही जहन में बहादुरी की तस्वीरें उभर आती हैं। तो चलिए आज कहानी में उतरते हैं एक ऐसे ही शक्तिशाली और गौरवशाली समुदाय की, अवाण। इनकी दास्तां सिर्फ एक जमीन की नहीं है, बल्कि अरब के तपते रेगिस्तान से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊंचे पहाड़ों तक फैली हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अवाण समुदाय की जड़ें वाकई अरब की सरजमीन से जुड़ी हैं? आज हम इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां इस समुदाय की उत्पत्ति को लेकर सबसे मजबूत दावा किया जाता है। अवाण समुदाय के इतिहास का सबसे बड़ा आधार है उनका शजरा, मतलब उनका वंशवृक्ष। और ज्यादातर इतिहासकारों और समुदाय के बुजुर्गों का यही मानना है कि वे हजरत अली रदियल्लाहु के बेटे हजरत अब्बास रदियल्लाहु के वंशज हैं, जो उन्हें इतिहास के सबसे सम्मानित वंशों में से एक से जोड़ता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अरब में इनको असल में अलवी कहा जाता था। ये नाम सीधा सीधा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से उनके ताल्लुक को दिखाता था। ये तो बात की बात है, जब उनका सफ़र पूरब की ओर शुरू हुआ तो फिर अलवी से अवान कैसे बने? देखिए, अवान कोई नाम नहीं था, ये एक खिताब था, एक टाइटल। इसका मतलब होता है मददगार। और ये सम्मान उन्हें क्यों मिला? जंग के मैदान में उनकी जबरदस्त बहादुरी और मिलिट्री सर्विस के लिए। ठीक है, पहचान तो मिल गई, पर यह सफर उन्हें अरब से उनकी नई मंजिल यानी नमक कोह तक लेकर कैसे आया? तो होता यह है कि अवाण समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखता है सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में। और सुनिए, वो कोई आम सैनिक नहीं थे, वो गजनवी की फौज के, कह लीजिए, एलीट वॉरियर्स थे, जो हमेशा फ्रंट लाइन पर लड़ते थे। तो उनकी सदियों लंबी यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा बनता है। शुरू हुआ अरब से, जहां वे अलवी कहलाते थे, फिर ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए वो आखिरकार सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भारत पहुंचे। और उनकी वफादारी, उनकी जांबाजी का इनाम क्या मिला? एक ऐसी जमीन जो हमेशा हमेशा के लिए उनका घर बन गई। और पता है, उन्हें इनाम में जो जमीन मिली थी, यानी नमक कोह का इलाका, वो आज भी अवाण समुदाय का दिल माना जाता है। सकेसर और खुशाब जैसे इलाके आज भी उनकी संस्कृति और विरासत के मजबूत किले हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी इस योद्धा वाली पहचान को एक ऐसी ऑफिशियल स्टैंप मिली जिसने उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अवाणों की बहादुरी के किस्से सिर्फ पुराने जमाने के नहीं हैं। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज उनकी लड़ने की काबिलियत से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने अवाणों को मार्शल रेस का दर्जा दे दिया। सोचिए, यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके वॉरियर डीएनए की एक तरह से सरकारी पुष्टि थी। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने उन्हें यह दर्जा दिया ही क्यों? वजहें साफ थीं। 3 बड़ी वजह हैं। एक तो उनकी जबरदस्त कदकाठी, दूसरा लड़ाई में उनका कोई मुकाबला नहीं था, और तीसरा उनकी नसों में दौड़ती योद्धाओं वाली परंपरा। उनकी बहादुरी का एक और सबूत चाहिए तो सुनिए। पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी भी दूसरे समुदाय के मुकाबले सबसे ज्यादा, जी हां, सबसे ज्यादा वीरता पदक अवाण सैनिकों ने अपने नाम किए। ये उनके साहस और कुर्बानी का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। और ये जो सैन्य विरासत है ना, ये आज भी जिंदा है। चाहे भारत हो या पाकिस्तान, दोनों देशों की सेनाओं में अवाण आज भी एक बहुत मजबूत और सम्मानित भूमिका निभा रहे हैं, अपने पुरखों की परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अवाणों की पहचान सिर्फ एक योद्धा की नहीं है। जंग के मैदान से परे भी उनकी एक दुनिया है। चलिए देखते हैं कि वहां उनकी पहचान कैसे निखरी है। आज अगर देखें तो अवाण समुदाय कई उपवंशों में बटा हुआ है, जिनमें गोल्डा, खोखर और मलिक का नाम सबसे पहले आता है। और ये सभी वंश अपनी अपनी परंपराओं और विरासत को आज भी संभाले हुए हैं। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो बड़े बड़े जमींदार भी रहे, समाज में सम्मानित विद्वान भी बने, राजनीति में भी उनका बड़ा असर रहा। और यही नहीं, खेल से लेकर साहित्य तक समाज के हर मैदान में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। ये बात साबित करती है कि उनकी विरासत जंग के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो अवाणों की ये पूरी दास्तां हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि किसी भी समुदाय का इतिहास, उसका अतीत, उसके आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे शक्ल देता है। ये वाकई बहादुरी, सफ़र और वक्त के साथ खुद को ढालने की एक शानदार कहानी है।